अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आज तारीख है 3 नवंबर और साल 2022। शाम के वक्त इत्तला आती है कि इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हो गया और उसके बाद इत्तला साथ ही ये आती है, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान, लाख लाख शुक्र कि अल्लाह ताला ने किसी बड़े हादसे से, किसी बड़ी तकलीफ दे खबर और अफसोस नाक चीज़ से बचा लिया और अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को एक और ज़िंदगी दी और इस हादसे में वो महफूज रही। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। जब ये खबर मुझ तक पहुंची तो ये खबर मेरे लिए अफसोसनाक जरूर थी, लेकिन हैरत अंगेज नहीं थी। मेरे लिए कोई ये खबर शॉकिंग नहीं थी, क्योंकि हम ये जानते थे और हम ये दिन रात ये बात सुन रहे थे इधर उधर से कि जी जो खान साहब को झुकाना चाहते हैं वो अगर झुका नहीं पाए, चाहे वो सियासी मुखालफीन हो या खान साहब के दुश्मन हो, तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि जिसको झुकाया नहीं जा सकता उसको रास्ते से हटा दिया जाए। और यही कोशिश आज उन पे कातलाना हमला करने के बाद की शक्ल में की गई। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने ये देखा कि एक झूठ छुपाने के लिए और एक अपनी कार्रवाई छुपाने के लिए झूठ दर झूठ बोले गए और भंड से भंड किए गए। जिस कातिल को गिरफ्तार किया गया कि ये इमरान खान साहब पे हमला कर रहा था, उसकी वीडियो भी है, उसके विजुअल्स भी हैं, जिसको पीटीआई के किसी एक कारकुन ने देखा और उसने हाथ से उसने नीचे किया, तो जो वो बस उसने खोला था AK-47 का, वो निशाने पे, यानी जो डायरेक्ट उसने इमरान खान साहब को निशाना बनाया था, वो उससे बच रहे। अब हुआ क्या, हुआ ये कि इमरान खान साहब की टांग पे गोली लगी, इसी तरह से जो चट्टा साहब वहां पे खड़े थे उनकी टांगों पे गोली लगी, लेकिन जो फैसल जावेद खान के चेहरे पे गोली लगी और जिस तरह से जो उसका रुख था, वो चेहरे पे इस जगह पे उनके चीक पे ये गोली लगी और यहां से वो मूव कर गई, यानी वो सिर्फ उनको हार्डली आधे इंच को डैमेज करती हुई वो यहां से यहां निकल गई। अब मुझे ये समझाए कोई और ये बताए कोई कि कुछ सवालात हैं जो मैं आज के प्रोग्राम में उठाना चाह रही हूँ। आज के इस वीलॉग में जो कातिल गिरफ्तार होता है, उसकी जब तस्वीर सामने आती है और उसकी जो वीडियो सामने आती है, उसमें उसके कपड़े तब्दील होते हैं। ये कैसे हुआ? जो फैसल जावेद के चेहरे पे गोली लगी, जो खान साहब की टांग पे, चट्टा साहब की टांग पे, लेकिन फैसल जावेद की चेहरे पे यहां से आके यहां निकल गई, वो किस रुख से मारी? अगर नीचे से आप कंटेनर पे गोली मारते हैं तो ये रुख उसका नहीं हो सकता। तो ये भी बताया जाए कि वो गोली कौन सी थी जो फैसल जावेद के चेहरे पे लगी। फिर साथ में ये भी बताया जाए कि ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन है और ये कौन सा तरीक़ाकार है इन्वेस्टिगेशन का कि जिस मुलजिम को आप पकड़ते हैं उसकी आप भरपूर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते और फौरी तौर पे आप उसका बयान एक मीडिया पे जारी कर देते हैं, और जो मीडिया पे बयान जारी करते हैं उसमें भी फ्लॉज है। उसमें फ्लॉज सबसे बड़ा ये है कि वो ये पहले कहता है कि जी वो अजान हो रही थी, वहां पर गाने भी लगते थे, तो मेरा दिल गवारा नहीं किया और मैंने सोचा कि बस मैं उनको मार दूं। अच्छा, गाने क्या खान साहब लगा रहे थे? आपने खान साहब को टारगेट क्यों किया? दूसरी बात, फिर उसने कहा कि जब ये लाहौर से चले थे तभी मैंने इरादा कर लिया था कि मैं इनको मारूंगा। तो यहां पर ये मुतजाद बयानात है, क्योंकि दोनों बयानात में तजाद है कि उसने खान साहब को टारगेट क्यों किया। क्या उसने पहले सोचा था या उसने पहले नहीं सोचा था? उसने अगर वहां पे सोचा और वजह ये बनी क्योंकि कुछ लोग उसको मजहबी इंतहा पसंदी का भी नाम दे रहे हैं कि जी वो मजहबी इंतहा पसंद था, वो मजहबी इंतहा पसंद अचानक हो गया था, वो लाहौर से चला ये सोच के, उसको पता था कि ये होना है। और दूसरी बात मैं भी ये बताऊंगी कि कंटेनर पे जब अजान होती थी तो क्या होता था, लेकिन बहरहाल ये उसके कॉन्ट्रोडक्टरी स्टेटमेंट से। अब सवाल ये है कि किसको इतनी जल्दी थी, किसको इतनी जल्दी थी कि फौरी तौर पे मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करे, वो सच बोल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, वो अकेला है या उसके पीछे कोई और है, ये जांच किए बगैर आपने वो वीडियो बयान कैसे रिलीज कर दिया, कैसे जारी कर दिया? और उसके बाद वजीर आला पंजाब ने उस थाने का जो अमला था, इस इशू समेत उसको तब को आपने मुअत्तल कर दिया। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ कि ये बयान अपनी जगह आ गया। फिर मुझे ये बताए कोई कि जो उसका हुलिया है 8 लाख की आती है, अगर मैं गलत नहीं हूं, AK-47 जो उस शख्स का हुलिया है, क्या आप समझते हैं जिसके पास एक बाइक थी, उसके मामू की बाइक की दुकान थी, वो बाइक वहां पे खड़ी करके आया, बकौल इसके कि वो पैदल आया, बकौल इसके वो अकेला था, और वो 8 लाख की AK-47 अपने साथ कैरी कर रहा था। तो ये इससे बड़ा इत्तेजाद है। इत्तलात ये हैं और बड़ी बावसूख जरा से इत्तलात है, लेकिन मैं इसकी फर्दर जो है वो
कोशिश करूंगी कि इसको ऑथेंटिसिटी इसकी और ज़्यादा कंफर्म हो, फिर इससे आपको कंफर्म करूंगी, क्योंकि अभी तक की इत्तलात के मुताबिक शूटर एक नहीं था, इसके बैकअप प्लान भी थे, प्लान ए भी था, प्लान बी भी था, प्लान सी भी था। आपको याद होगा, बहुत इसको याद क्या मतलब हिस्ट्री आपने पढ़ी है, जब लियाकत अली खान साहब को गोली मारी थी उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त जो शूटर था उसको भी शूट कर दिया गया था। तो यहाँ भी इसी किस्म की प्लानिंग थी, लेकिन वो जो हीरो पीटीआई का कारकुन उसने बचाया और मामला हड़बौन का शिकार हो गया, और उसके बाद फिर जितनी भी चीजें की वो बौखलाहट में की गई। यानी कोई जवाब नहीं है कि जिस तरह से आपने उसकी वीडियो पेश की और जिस तरह से आपने उसका वीडियो बयान जारी किया। अब दूसरी तरफ आते हैं, ये तो खान साहब को वो कहते हैं कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, तो खान साहब का ये ईमान था, खान साहब का ये ईमान है कि जो मौत आनी है जिस गोली पर लिखी है वो आएगी। मैं जब कंटेनर पे, मेरा अपना मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैं कंटेनर पे थी सैटरडे को, वेरी नेक्स्ट डे ऑफ दैट लॉन्ग मार्च व्हेन इट स्टार्टेड, तो फवाद चौधरी साहब ने उससे यही कहा था कि इट्स वेरी सिक्योरिटी रिस्क, इट्स अ सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने खान साहब को नाम लेके कहा कि ही इज वेरी डेयरिंग, बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लेकिन बहरहाल वो इस तरह से खड़े हुए हैं और इस तरह से वो तकरीर कर रहे हैं, उस तरह से उन्होंने सबको अपने मुखालफिन को हेड ऑन लिया हुआ है, बड़ा डेयरिंग बंदा है। ये अल्फाज थे फवाद चौधरी साहब के, और मैंने भी ये बात की थी, और ये बात मैंने सिर्फ अभी नहीं की थी, मुझे याद है जब बिलावल भुट्टो जरदारी ट्रक पे थे और उससे भी हमने इसी तरह से उनका लॉन्ग मार्च कवर किया था, तो उससे भी मुझे ये कंसर्न थे कि ये बड़े सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि जितने आप एक्सपोज हुए होते हैं पब्लिक पे, और जो पब्लिक का जोशो खरोच होता है वो हमें और आपके सामने होता है। दूसरी बात रह गई अजान की, और उसके साथ साथ वहां पे गाने प्ले होने की। अजान शुरू होने के साथ ही, और मैंने खुद अजान वहां पे देखी कि अजान अभी शुरू नहीं हुई थी, और वहां पे इशारा किया जा रहा था कि अजान का टाइम हो रहा है, अजान का टाइम हो रहा है, गाने बंद करें, और अजान के शुरू होते ही फौरी तौर पे गाने बंद हो गए थे, और उसके बाद वहां पे नात पढ़ी गई थी या नात चलाई गई थी। तो ये मैंने विटनेस किया है वहां पर कि अजान के वक्त वहां पे गाने नहीं चलते। कम से कम मैंने उस कंटेनर पे जब मैं खड़ी थी, मैंने वहां पे असर की अजान भी सुनी, और उस दौरान मैंने देखा कि गानों को बंद किया गया। इसी तरह से मगरिब की अजान हुई और मैंने देखा कि फौरी तौर पे गानों को बंद किया गया। तो अगर कोई ये इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है तो ये एक और भोंडा इल्जाम है, और अगर कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने मजहबी इंतहा पसंदी में किया है तो ये एक और भोंडा इल्जाम है। फिर आ जाती हूँ कि उसका एक बयान था कि जी वो इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहे थे। अब आप जरा ये वर्ड सोचें कि इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहे थे, और पिछले दिनों होने वाली उनके सियासी मुखालफिन की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकाल के देखिए, और उनके सियासी मुखालफिन के वो वीडियो क्लिप्स निकाल के देखिए कि कौन ये बात कहता है, बारहा कहता है कि मासूम जवानों को, मासूम अवाम को, मासूम कौम को वरगलाया जा रहा है और कौम के नौजवानों को गुमराह कर रहा है इमरान खान। तो ये जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही थी, अगर हम उसकी बात को सच मान लें तो फिर वो भी गुनहगार है और वो भी इसमें बराबर का शरीक है जो ये नैरेटिव बिल्डिंग कर रहा था कि गुमराह कर रहे हैं। वो एग्जैक्टली अगर ये वर्ड उसने इसी तरह से यूज किया है। अब मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ, जो शूटर की मैंने बात की कि मैं इसको फिर कंफर्म करूंगी, बट मेरे पास जो इत्तलात है उसके मुताबिक शूटर एक नहीं था, शूटर एक से ज्यादा था। जो गोलियां जिस तरह से चली हैं और फिर जो सारा कुछ हुआ है वो आपके सामने है। फिर एक और चीज जिसको मैंने यहाँ पर जरूर उसकी बात करनी है जी, इमरान खान साहब, मैं कहती हूँ इस आप किसी कितनों की जाने ले लो लेकिन इस जज्बे को कैसे मारोगे, जो जज्बा फैसल जावेद का जख्मी, उनके कपड़े खून में लथपथ, लेकिन वो जो जज्बा था वो कह रहे हैं पहले से ज्यादा जज्बा है, इस जज्बे को कैसे मारोगे। इमरान खान साहब ऑपरेशन थिएटर पे हैं, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, वो नाम बता रहे हैं बुला के कि ये जिम्मेदारान है, इनके खिलाफ पर्चा कटवाओ और इन्होंने मेरे ऊपर कातलाना हमला कराया है। असद उमर साहब ने आके ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग मार्च नहीं रुकेगा, ये तो इसी तरह से इस्लामाबाद जाएगा, बावजूद इसके कि उनको ये पता है कि उनकी जान को खतरा है और उनकी जान को खतरात लाहक है, और ये धमकियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई जराए से उन तक पहुंची थी और उनको बताया गया था। लेकिन उसके बावजूद असद उमर साहब से उन्होंने कहा कि मैं जो जहाद करने जा रहा हूं उसमें मैं पीछे नहीं हट सकता। तो ये जो खान साहब की कुर्बानी है, ये किसी आम लीडर के बस की बात नहीं है। हमने बड़े बड़े लीडर्स देखे हैं जो बुलेट प्रूफ चीख चीख के शोर तो कर रहे होते हैं,
اور لیکن बुलेट प्रूफ शीशों के पीछे खड़े होकर तकरीर कर रहे होते हैं। खान साहब जैसा लीडर, आप क्या इस जज्बे को किस तरह से शिकस्त दोगे, मेरा सवाल तो ये है। दूसरी बात, बीबी शहीद, जिस तरह से आज ये हुआ कि फौरी तौर पर वीडियो बयान जारी किया गया और डाइवर्ट की गई, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई। जब बीबी को शहीद किया गया था तो इसी तरह से फौरी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और कहा गया था कि जी वो ये हो गया तो वो हो गया तो वो हो गया। बाद में कभी उसकी मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन होने ही नहीं दी गई। जय शहादत को किस तरह से धो दिया था। अगर आप ये ताने, बीबी जब आई थी अक्टूबर में, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, वो उसमें सरवाइव कर गई थी और उसके बाद दिसंबर में उनको दोबारा उनको शहीद किया गया। जो जिसने भी ये हरकत की है वो इस वक्त जख्मी नाग की तरह है। और मैं एक दफा फिर वार्न कर रही हूँ, इंटीमेट कर रही हूँ पीटीआई को, पीटीआई की लीडरशिप को, तमाम लोगों को कि ये पहला हमला हो सकता है लेकिन ये आखिरी हमला नहीं होगा। खान साहब की जान की हिफाजत करनी होगी और असल मुजरिमों को कटहरे में लाना होगा और उनके खिलाफ तहकीकात होनी होंगी। उन सब को जिनके नाम असद उमर साहब ने लिए हैं इमरान खान साहब के कहने पर। नादिम मिर्जा को फिलहाल इजाजत दीजिए, मजीद अपडेट्स आएंगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।